अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरशद मुगल और आप देख रहे हैं अरशद व्लॉग। नाज़रीन इकराम, रीजनरेटिव एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के सिलसिले में एक और एपिसोड आपकी खिदमत में हाजिर है और आज शहजाद भाई क्या बताएंगे हमें और क्या करके दिखाएंगे। अर्शद भाई, सबसे पहले देखें, रीजनरेटिव तो हम काफ़ी चीज़ें बना चुके हैं जी मगर अब उसमें देखें नेचर का जो कानून है उसमें चीज़ें थोड़ी स्लो चलती हैं। जी हाँ। वो ऑटो करेक्ट सिस्टम है ना, वो पहले अपने तमाम कमी कोताहियों को सेट करके फिर आगे बढ़ती हैं। अब हम क्योंकि रीजनरेटिव फार्मर के साथ साथ कमर्शियल फार्मर भी हैं, ऐसी बात। और ज़ाहिर है हमने कुछ ऐसी फसलें भी लेनी है जिससे हमने 4 पैसे कमाने हैं, ये पूरे फार्म के अखराजात निकालने हैं, लेबर्स की तनख्वाहें हैं, ऐसी बात बिजली है। के बिल हैं, बिल्कुल सारे मामलात जो आप समझते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस सिलसिले में देखें, इंटरनेशनली एक रिकमेंडेशन है कि आप इंटीग्रेटेड न्यूट्रिशन मैनेजमेंट भी कर सकते हैं। अच्छा, इसको आम ज़बान में या आसान फहम में INM कहते हैं। INM मतलब इंटीग्रेटेड न्यूट्रिशन मैनेजमेंट। ओके। अच्छा, इसमें हम बेसिकली पौधे को रेडी अवेलेबल खुराक बना के देते हैं। अच्छा। हमारे पास क्योंकि आपको पता है कल्चरली अब हर जगह कंपोस्ट का बड़ा रुझान बढ़ गया है, लोग अपने फार्म से कंपोस्ट बना रहे हैं मुख्तलिफ़ तरीक़ों से। जी। तो अब कंपोस्ट में जो ताकत है उसको थोड़ा मज़ीद बेहतर और बढ़ाने के लिए हम इसमें थोड़ा सिंथेटिक फर्टिलाइज़र भी इस्तेमाल करेंगे। अच्छा। पर उसके रेशोज़ बनते हैं कि आपकी जैसी फसल है उस हिसाब से हम इसका रेशो सेट करेंगे। ठीक है। सिंध में हम बागात में जो है 1:10 के रेशो से इसका बना रहे हैं। अब 1:10 का रेशो है, बहुत मामूली सा है, मगर क्योंकि उसके साथ फौरी जो अवेलेबल फास्फोरस और नाइट्रोजन पौधे को मिल जाती है तो उससे पौधे की ग्रोथ अच्छी हो जाती है, बूस्टअप आ जाता है, ज़मीन में माइक्रोब्स को भी नाइट्रोजन मिल जाती है, तो उससे क्या पौधा ग्रोथ करता है, माइक्रोब्स भी ग्रोथ करते हैं। अच्छा। तो इस सिलसिले में अब देखें, ये हम आज आपके सामने डालेंगे। अच्छा ये पहले कपड़ा बिछा दिया आपने? पहले हमने कोई साफ तरपाल, कोई ऐसी चीज़ बिछा दी जिसमें हमने इसको मिक्सिंग करनी है। सही है। तो ये हमारी कंपोस्ट है बेसिकली। अच्छा। और ये इसके साथ अब हम थोड़ा जो है जी। आपको दिखाएंगे कि किस तरह हम इसमें जो है सिंथेटिक फर्टिलाइज़र इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कितनी मिकदार है इसकी? ये ऑलमोस्ट कोई इसको आप 1 मन के करीब समझ लें। अच्छा। तो उसका बेसिकली रेशियो जो है ना 1:10 का है। सही। तो अगर 40 किलो है तो आप उसमें 4 किलो डालेंगे। सही है। अगर आपके पास 50 किलो है तो 5 किलो डालेंगे। ये गोबर की खाद है? ये कंपोस्ट है बेसिकली। अच्छा, कंपोस्ट है। अभी इसमें कुछ चीज़ें मज़ीद ऐड होनी है। ये ऊपर इसमें डाल दें, ये डाल दें जी ऊपर। ये पूरा इसमें लिटा दें। हाँ, लिटा दें पूरा इसमें। उन्हें पूरा से उंडेल दें ऊपर। सही है। और ये क्या किया जी आपने अब? तो ये इसमें ये कंपोस्ट के मुख्तलिफ हमारा जो टाइप्स हमने बनाए हुए थे वो हमने सबको मिक्स किया है ऑलराइट। ताकि फार्मर को एक होता है ना, जैसे थंब रूल ना हो कि भाई मैंने फ़लाँ चीज़ बनाई है तो वो नहीं है या वो नहीं है। तो ये दिखाने का मकसद ये था कि आप किसी भी तरीके की कंपोस्ट जो है वो इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके साथ हम जो है हमारा जो नाइट्रोफास जो है जी वो इसमें हम डालेंगे। ओके। अच्छा, अब जब आप नाइट्रोफास डालेंगे तो मतलब वो इसके लिए ख़तरनाक तो नहीं होगी? नहीं सर, देखिए ये रेडी तैयार खाद है। सही है। और ये इसमें आ गई नाइट्रोफास। अच्छा जी। अब इसको हम जो है मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से ना। ओके। तो इसको कितनी मिकदार है जी? ये तकरीबन जो है वो 4 किलो के करीब हमने इसमें डाला। नहीं मतलब आपने कहा है ना कि 1:10 का है ना? तो 40 किलो अगर हमारे पास कंपोस्ट है तो उसमें 4 किलो हमने नाइट्रोफास डाल दी है। अच्छा। अभी देखिए ये हम इसको मिक्स कर रहे हैं अच्छे तरीके से। सही। और ये मिक्स करने के बाद हम इस दोबारा इनको हमारे जो बैग्स हैं जो फर्टिलाइज़र के या जो भी आपके पास ऐसी चीज़ हो जिसमें आप इसको स्टोर कर सकें, ठीक है, तो वो आप इसको स्टोर करके रख देंगे। अच्छा, अब ये डिपेंड करता है कि आपने कितने नज़दीक तरीन टाइम में फसल को खाद लगानी है जी। मिसाल है 2 दिन बाद लगानी है, 4 दिन बाद लगानी है, हफ्ते बाद लगानी है। तो जितना अरसा ये इस कंपोस्ट के साथ हमारा जो नाइट्रोफास मिक्स रहेगा तो ये अपनी तमाम एनर्जी जो इसमें है फास्फोरस की सूरत में और नाइट्रोजन की सूरत में वो रेडी अवेलेबल फार्म में रिलीज़ कर देगा इस कंपोस्ट के अंदर। वाह जी वाह, कॉम्बिनेशन बन जाएगा। बड़ा ज़बरदस्त। नॉर्मली देखें ये जो दाने हैं जी ये नाइट्रोफास के जो हमारे दाने हैं ये ज़मीन में फ़ौरन जाके हल नहीं होते। अगर ज़मीन की pH आपकी एल्कलाइन है, ज़्यादा है, तो ये स्टैग्नेंट होके पड़ जाते हैं। फिर जब पूरा माइक्रोब साइकिल बनाते हैं, pH डाउन करते हैं, तो फिर ये अपना नाइट्रोजन और फास्फोरस रिलीज़ करते हैं। इस सूरत में क्या होगा कि ये 2-4 दिन, हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, जितने दिन इसमें रहेगी
ये फ़ौरन अपनी तमाम जो नाइट्रोजन और फास्फोरस है वो रिलीज़ कर देगी इस कंपोस्ट में। ओके। और उससे फ़ायदा क्या होगा, जैसे ही हम पौधे को देंगे तो पौधे को रेडी अवेलेबल फास्फोरस और नाइट्रोजन एकदम मिलेगी और पौधा एकदम बूस्ट करेगा, उसमें एनर्जी आएगी, ताकत आएगी। तो ये INM का ये जो कॉन्सेप्ट है बड़ा शानदार है। वाह वाह। और इसमें रीजनरेटिव प्रैक्टिस में ये रिकमेंडेड है कि आप अपने रेशोज़ खुद सेट करें। बहुत सारे फार्मर थोड़ी इसमें ज़्यादती भी कर देते हैं कि 2:1 का रेशो कर देते हैं। मतलब 2:1 का बहुत ज़्यादा हेवी रेशो है। मेरी नज़र में इसको आप 15 to 25 तक ले जा सकते हैं। मतलब कि अगर आपके पास 100 किलो जो है वो कंपोस्ट है तो आप 15 से 25 किलो उसमें ये आपका जो है नाइट्रोफास या जो भी आपका सिंथेटिक फर्टिलाइज़र है वो इसमें मिक्स करके 25% मैक्सिमम वो भी हाईएस्ट लिमिट है। हाईएस्ट आप 15 तक रहें, 10 तक रहें, सबसे बेस्ट है। सही है। मैंने अपने अमरूद के बागात में सर इसको इस्तेमाल किया है। अच्छा। एक्सीलेंट हमें रिजल्ट मिले हैं 1:10 के रेशो से। सही है। तो देखिए आजकल खादें महंगी भी बहुत है, तो आप जितनी कम इस्तेमाल करें और जितना ज़्यादा इसको बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर नहीं, एक होता है लोगों का कंसेप्ट होता है कि भाई आज ही खाद मिली तो आज ही सारी लगा देनी है। जी जी। डोजेज हमेशा तोड़ के देने चाहिए। ओके। मतलब आपने अगर मिसाल 5 किलो लगानी है तो आप 2.5 किलो लगा दें। ठीक है, अगर आपने 2 किलो लगानी है तो आप 1 किलो लगा दें। तो इस तरह अब स्टेप से आप देंगे तो पौधा एकदम देखा ना, जैसे एकदम बहुत ज़्यादा खाना हम लोग भी नहीं खा सकते ना, इसीलिए देखें हम दिन में 3 दवा खाना खाते हैं ना। सही बात है। सारे दिन का खाना एक दफ़ा हम नहीं खा सकते ना। ये पौधा भी तो जानदार सी चीज़ है। तो इसमें अगर एकदम इसको सारी एनर्जी दे देंगे तो हो सकता है इसके कुछ और इसके रिएक्शंस आ जाए। मगर हम इसको तोड़ के थोड़ा थोड़ा खाना देंगे, थोड़ी थोड़ी एनर्जी देंगे, थोड़ी थोड़ी न्यूट्रिशन देंगे तो पौधा इसको कंज्यूम भी करेगा, उसकी हेल्थ भी बनेगी और हमें फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा जो ना हमारे पास जो वज़न नहीं आएगा। सही। तो और इसके फ़वाइद जो हैं कमर्शियल जो आपके हैं वो भी आपको मिलेंगे बिल्कुल। इसको कितने दिन तक आप रख सकते हैं? सर देखिए डिपेंड, मैंने आपको बताया करता है कि आपने कितने अरसे बाद खाद देनी है। अच्छा। तो आपने कम से कम इसको 15 से हफ्ते से 15 दिन का दरमियान इसको बना लें इसको ताकि ये अपना सारा जो है एनर्जी इसमें रिलीज़ कर दे। सही नाइट्रोजन फास्फोरस। और मिसाल आपने आज लेट सपोज कि आज 11 तारीख है। हाँ जी। मुझे 15 तारीख को खाद लगानी है, 18 तारीख को खाद लगानी है, तो मैं आज से बना कर रख दूंगा ताकि ये जब हफ्ते बाद जो है मैं इसको दूंगा तो ये तमाम एनर्जी इसको फ़ौरन पौधे को अपटेक हो जाएगी। सही। अभी इसी को हमने दोबारा इसको बैग्स में भर देना है, इसको दोबारा बैग्स में भर दे। सही। किसी एक बैग में इसको भर दीजिएगा। हाँ, इसको भर के किसी बेलचे से रख लें, बेलचे से भर लें, जो भी आपके आसानी हो जिस तरह। तो फिर हम इसको किसी छांव वाली किसी जगह में रख लेंगे। हाँ ताकि बहुत ज़्यादा इसमें, क्योंकि ये जो हमारी कंपोस्ट होती है इसमें माइक्रोब्स होते हैं। हाँ जी हाँ जी। तो वो बहुत ज़्यादा शदीद हीट बर्दाश्त नहीं कर सकते। यही मैं पूछने लगा था कि रखना किधर है इसको। तो इसको कूल एंड ड्राई प्लेस जिसे कहें, जैसे आजकल बारिश अभी भी हल्के हल्के फुहार पड़ रही है, तो हम अपने फार्म पे ऐसी जगह होती हैं जहाँ खादें वगैरह स्टोरेज होते हैं, कमरे होते हैं, तो उसको आप आसानी से वहाँ रख के और इसको छोड़ दें ताकि ये अपना केमिकल रिएक्शन करें, ये अपनी फास्फोरस और नाइट्रोजन रिलीज़ करें और जब आपको ज़रूरत हो पौधे को खाद देने की तो आप इसको INM की सूरत में, इंटीग्रेटेड न्यूट्रिशन मैनेजमेंट रीजनरेटिव प्रैक्टिसेस की सूरत में आप अपना खाद दें। क्या बात है जी, बहुत ज़बरदस्त चीज़ आपने बताई। तो इसकी जो एक फ़र्ज़ करें मेरे पास 1 एकड़ है, उस 1 एकड़ में मैं कितनी डाल दूँ? अच्छा, ये बड़ा अच्छा आपने सवाल किया। नॉर्मली आप जो 1 एकड़ में खाद देते हैं वो आप इसमें 4 एकड़ में दे सकते हैं। अच्छा, इतना फ़र्क आ जाता है। बिलीव यू मी, मेरे वाह, पास वाह, वाह, 23 एकड़ अमरूद का भी हमने वो लगाया है। तो 23 एकड़ का समझे वो खाद जो है वो हमने शायद 5 या 7 एकड़ के जो हमने डोज बनाई थी उससे पूरी कर ली। अच्छा, यानी इन दोनों के मिलाप से इतना ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन बनता है। मतलब इसकी कास्ट जो पे, मतलब जो 1 एकड़ की कास्ट थी उस पे आपने 4 एकड़ मुका दिए। वाह वाह वाह। तो फाइनेंशियली इसका ये बेनिफिट, मतलब किसान के ऊपर, उसकी जेब के ऊपर भी भारी नहीं पड़ेगा। एग्जैक्टली देखे ना, कमर्शियल जो वो फार्मिंग कर रहा है उसको प्रोडक्शन अच्छी मिलेगी। जी हाँ, और रीजनरेटिव प्रैक्टिसेस भी हमारी पूरी हो जाएंगी। और दूसरी बात, जो लेट्स सपोज एक फ्रूट ऑर्चर्ड है, फ्रूट फार्म है, जो आपका अमरूद है, चलें आपकी बात कर लेते हैं,
आप कितना अरसा हो गया आपके अमरूद के फार्म को? अभी हमने मल्टीपल मुख्तलिफ स्टेजेस नहीं हैं फिर उसकी। भी अंदाज़न मतलब 10-12 साल तो होंगे पुराने ना? भी हैं और पुराने नए भी भी हैं। जी जी, तो आपको तो पता है ना कि आपके अमरूद का जायका कैसा होता है, एग्जैक्टली। ठीक है ना? आपको ये भी पता है कि इवन के यार इस दरख्त का जो अमरूद है उसका ऐसा टेस्ट है। जी जब आप इस तरह की प्रैक्टिसेस करेंगे तो उसमें जो उसका जो फ्रूट है उसका अरोमा, उसका टेस्ट, उसकी स्वीटनेस, उसमें भी फ़र्क पड़ेगा। सर एक्सीलेंट हो जाता है। इसमें एक और चीज़ अभी हमने जी नहीं डाली क्योंकि जी हमारे अभी यहाँ जो पौधे हैं वो अर्ली हम्म, स्टेज पे हैं। जी जी तो अभी हमने सिर्फ नाइट्रोजन और फास्फोरस की सोर्स डाली है। ठीक है। इसमें एक सोर्स और भी डलती है, वो पोटाश की सोर्स डलती है। अच्छा। देखिए मैक्रो केमिकल्स में हम्म, हमारे किसान को ये समझना चाहिए कि किस खाद का क्या रोल है, सही। नाइट्रोजन का क्या रोल है, फास्फोरस का क्या फास्फोरस रोल का है क्या और है? पोटाश का क्या रोल है। ओके। देखिए नाइट्रोजन होती है, मैंने आपको जैसे सुबह भी बताया था कि ये जो क्लोरोफिल या ग्रीन आपको हर चीज़ नज़र आती है, ये नाइट्रोजन का कमाल है। नाइट्रोजन का कमाल है। फास्फोरस क्या करता है, इसका तना, इसकी शाखें, इसकी मतलब वो बनाता है, मतलब इसका स्ट्रक्चर बनाता है हाँ ना बॉडी। जी। जैसे हमें भी हमारे फास्फोरस हमारी हड्डियों में, हमारे दांतों में होता है। और पोटाश जो होती है बेसिकली वो आपका फ्रूट का साइज़, फ्रूट का टेस्ट और ये सारी चीज़ें बनाती वो है। डेवलप करता है। तो जब हम उस स्टेज पे आएंगे तो फिर हम अगला जो डोज कभी बनाएंगे जी। तो उसमें हम पोटाश भी ऐड करेंगे जब वो ओके। फ्रूटिंग स्टेज पे होगा। ज़बरदस्त तो ज़बरदस्त। अभी क्योंकि हमारा अर्ली स्टेज है तो अभी हमने सिर्फ इसमें नाइट्रोफास का वो डोज बनाया है ताकि पौधे की ग्रोथ को हम सेट करें। बाद में जब हम इसके फ्रूटिंग स्टेज पे जाएंगे तो हम इसमें फिर थोड़ा पोटाश भी ऐड करेंगे उसके कॉम्बिनेशन के हिसाब से। मगर रेशोज़ यही हैं कि आपने 10 to 15 बाय मतलब 1/15 या 1 बाय सही। इस पे रखना है। यानी कि आपने जो जो रिक्वायरमेंट है पौधे की, जिस वक्त उसको खुराक चाहिए, वो वाली आपने उसको तैयार एग्जैक्टली करके देखें ये भी समझना है कि मैक्रो न्यूट्रंस कब और कैसे देने हैं। मतलब बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं पोटाश की ज़रूरत नहीं, पौधा लगाया उसको पोटाश दे दी, पोटाश दे पर दिया। उसकी इस वक्त नीड ही नहीं है। उसकी नीड तो उस वक्त है जब वो फ्रूट सेटिंग पे जा रहा होता है, बिल्कुल। फूलों पे जा रहा होता है। हमारा इस वक्त जो रोल है वो उसमें है नाइट्रोजन का और हमारा जो रोल है फास्फोरस का, ताकि इसका स्ट्रक्चर बने। नाइट्रोजन हम इसलिए देते हैं कि क्लोरोफिल बनाए और माइक्रोब्स को जो है हम कॉलोनीज़ को ज़्यादा बेहतर करें जो ज़मीन के अंदर है। तो उनको यूरिया या नाइट्रोजन आप कुदरती तरीक़ों से भी दे सकते हैं। जैसे सुबह हमने सेसबीनिया ग्रैंडिफ्लोरा पे काफ़ी चीज़ें की हैं, तो वो भी नाइट्रोजन फिक्सर है। या हर तरह की लिग्यूम जो भी फली वाले दरख्त हैं वो हवा से नाइट्रोजन फिक्स करके आपके पौधे को या आपकी सॉइल को देते हैं ताकि माइक्रोब्स की ग्रोथ बढ़े और उसकी कॉलोनीज डेवलप। सही। तो इसका भी बेसिकली यही किरदार होगा कि नीचे जो माइक्रोब्स हैं उनको भी फ़ायदा होगा। एग्जैक्टली उनको भी और फायदा होगा। डेफिनेटली उसी तरह पौधे को, और फिर उसके बाद जो फ्रूट का टाइम आएगा तो वो अलग बात है। एग्जैक्टली ज़बरदस्त। नाज़रीन, ये फ़र्स्ट टाइम मैं ये देख रहा हूँ इस तरह का कॉम्बिनेशन बनाया इन्होंने, और आगे कुछ और भी दिखाएंगे। हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह जल्दी मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।